हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2020 के बारे में। फ्रेंड, हम लोग आज से एक न्यू सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग बिहार आईटीआई संबंधित पीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। जो कैंडिडेट 2020 में आईटीआई एग्जाम इंटेस्ट एग्जाम देने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो डेली आप 9 से 10 के बीच यहाँ से आकर लाइव क्लास देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं, अपने परीक्षा स्तर को और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटी को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ पे बिहार आईटीआई संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। अगर आप इस पीडीएफ का नोट्स चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। मेरे व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे मैसेज देखने को मिलते हैं जिसमें पूछा जाता है कि सर हम बिहार आईटीआई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, हमको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से पीडीएफ पाने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को एक एक के देखते हैं। एक मात्र यहाँ मैं और बता दूं कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है। यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन में मेंशन किया गया है राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी। तो फटाफट सभी कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर शेयर करेंगे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पर बनने वाले या फिर कह सकते हैं प्रधानमंत्री के पद पर आसन होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? ते हैं आपको राजीव गांधी। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और याद करा सकते हैं। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया था कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है, यानी कि सबसे अधिक उम्र में कौन से प्रधानमंत्री बने थे, तो वो थे आपको मोरारजी देसाई। ठीक है, तो सबसे कम उम्र में जब भी पूछा जाए तो आपको राजीव गांधी पर क्लिक करना है, और जब आपको सबसे अधिक उम्र में पूछा जाए तो उस समय आपको मोरारजी देसाई पर क्लिक करना होगा। तो ऐसे आप एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है, निम्नलिखित विद्वानों में से, ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो फटाफट सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करें। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसके खोजकर्ता थे आपको दयाराम साहनी। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको ईयर भी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर दयाराम साहनी ने कब किया था, यानी किस वर्ष किया था। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था। तो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था आप 1922 ईस्वी में, और इसकी खोजकर्ता कौन थे? तो इसकी खोजकर्ता थे आपको राखल दास बनर्जी। यहाँ से 2 पॉइंट और याद रख सकते हैं। कभी कभी आपको यही पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित था या फिर स्थित है, उस समय आपको रवि नदी पर क्लिक करना होगा। और जब भी आपको मोहनजोदड़ो पूछा जाता है कि किस नदी पर स्थित था, उस समय आपको सिंधु नदी पर क्लिक करना होगा। तो अगर आप ये हैबिट अपने अंदर डेवलप करते हैं, एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। भाई, आप सभी कैंडिडेट से चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन करके आप याद करें, आपको लंबे समय तक क्वेश्चन याद रहेंगे और बहुत सारे यहाँ से आपको जीके जीएस का यहाँ पे नॉलेज होता जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किया गया। फटाफट सभी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर शेयर करें। तो भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया था हेरोडोटस ने। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के इतिहास के पिता कौन थे, या फिर कह सकते हैं कि इतिहास के पिता किसे माना जाता है, तो उस समय भी आपको हेरोडोटस पर ही क्लिक करना होगा। इन्हें इतिहास के पिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था। ठीक है, यहाँ से आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था। यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किया गया है कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। तो फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लोथल, यानी कि जो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था वो आपको लोथल था, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको यही पूछ लिए थे क्वेश्चन में कि लोथल किस राज्य में स्थित है, तो लोथल आपको भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ लिए हैं कि लोथल आपको किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपको बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार 2018 में कि लोथल किस नदी की किनारे स्थित है, तो ये आपको भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। तो बिल्कुल आप ऐसे करके क्वेश्चन याद करते रहिए, आपकी जीके जैस इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको किसी भी कैंडिडेट से आप टक्कर लेने में पीछे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, मेंशन किया गया है निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो कि आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किया गया वो कुंतर निकाय, मजीचम निकाय या फिर कुतुका या फिर दिग् निकाय। इसका राइट आंसर सभी कैंडिडेट फटाफट आंसर शेयर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अकुंतर निकाय, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किया गया रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या फिर रामगढ़। इसका बहुत सारे कैंडिडेट गलत आंसर दे देते हैं क्योंकि सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है, तो रायपुर को यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन रायपुर नहीं होगा, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय आपको बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक राज्य का नाम आ चुका है, तो हम लोग इस राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के अभी प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो है आपको भूपेश बघेल। ठीक है, इसके प्रेजेंट टाइम पर अभी गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, तो है आपको अनुसुईया उइके। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे करके किसी भी राज्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उस राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम बिल्कुल आप याद रखें। बहुत सारे स्टेट का नाम यहाँ पूछा जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसके प्रेजेंट टाइम पर इसके मुख्यमंत्री कौन है या फिर इसके प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल कौन है। सारे राज्यपाल, सारे मुख्यमंत्री के नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही चीज है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। फटाफट सभी कैंडिडेट इसका राइट आंसर शेयर करेंगे। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी बोला जाता है या फिर कहा जाता है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से आप बहुत सारे फैक्ट याद रख सकते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित। तो अगर आपको एक बात याद है, गौतम बुद्ध से संबंधित आपको सारे फैक्ट याद है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके अपने माइंड में रिवाइंड कर सकते हैं और गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक के सारे बातें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है आम्रवर्षा है, यानी कि आपसे बताना है कि आम्रवर्षा क्या है। यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किया गया है आमों को बौछार, आमों का टपकना, या फिर सी ऑप्शन मेंशन किया गया बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, या फिर आम की फसल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है, तो फटाफट सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। आम्रवर्षा क्या है, तो आम्रवर्षा आपको बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को बोला जाता है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था आपको जमाली, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। जमाली कौन था, तो जमाली आपको महावीर के दामाद थे, या कह सकते हैं कि जो इनकी बेटी थी प्रियदर्शनी इनके पति थे। ठीक है, यही आपको महावीर के प्रथम शिष्य
थे। यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से आप महावीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं कि महावीर का जन्म आपको 540 ईसा पूर्व में आपको हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपको कुंडीग्राम वैशाली में। इनकी जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का जो नाम था ये वर्धमान था। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वर्धमान किसके बचपन का नाम था, तो ये आपको महावीर स्वामी के नाम था। एक नारा है जियो और जीने दो। ये क्वेश्चन पूछा था कि जियो और जीने दो ये किसने कहा था, तो ये आपको महावीर स्वामी का ही कथन है। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है। चलिए मैं इसको थोड़ा और यहाँ पे जूम कर देता हूँ, ठीक है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक माना जाता है? स्थापना नहीं, से पूछा जाए कि स्थापक माना जाता है, यानी किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक माना जाता है, यही आपको बताना है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन बताए गए। फटाफट सभी कैंडिडेट इसका राइट आंसर बताएंगे। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक माना जाता है, तो ये माना जाता है आपको किसको? फटाफट आप सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कुमार गुप्त, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से संबंधित आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हैं गुप्त वंश से संबंधित। गुप्त वंश को भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा, क्योंकि गुप्त वंश से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्री गुप्त। गुप्त वंश के प्रथम जो सम्राट हुए थे, जो कौन हुए थे, जो गुप्त वंश के प्रथम सम्राट थे, वो थे आपको चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने आपको नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना या फिर स्थापक माने जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप ऐसे करके क्वेश्चन याद करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? या फिर कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछ लेता है कि भारत संविधान में शामिल होने वाले नीति निर्देशित तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो यहाँ से फटाफट आप सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किया गया है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड। तो जो आपको भारतीय संविधान में नीति निर्देशित सिद्धांत लिए गए हैं, ये आपको आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। यहाँ से एक बात और याद रखेंगे कि आयरलैंड से आपको सिर्फ नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं, आपको बहुत सारे यहाँ पे लिए गए हैं, जैसे कि आपको कला विज्ञान भी आपको आयरलैंड से लिए गए हैं। साथ में आपको राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी आपको यहाँ पे आयरलैंड से ही ली गई है। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। इस क्वेश्चन को आपको कभी कभी ऐसे खाली स्थान करके भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फटाफट आप सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राज्यों का संघ, यानी कि क्या है? भारत आपको राज्यों का संघ है। ऐसे करके आपको यहाँ पे खाली स्थान करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर आपको बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। यानी कि यहाँ से मेंशन किया गया कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, यानी कब गठित किया गया है यही आपको बताना है। तो फटाफट सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किए गए हैं, तो फटाफट सभी कैंडिडेट इसका आंसर बताइए। यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाले यहाँ से प्रथम राज्य है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो कि आपको भाषाई के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर प्रथम बार गठित किया गया था, तो वो आपको आंध्र प्रदेश था। लेकिन यहाँ पूछा था किस वर्ष गठित हुआ था, तो यह हुआ था आपको 1953 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश से संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी प्रेजेंट टाइम पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ठीक है, YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। यहाँ से इसके प्रथम अभी राज्यपाल कौन है? हैं आपको विश्वभूषण हरिचंद। अभी देखिए इस राज्य से संबंधित आपको कैपिटल में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी क्या है प्रेजेंट टाइम पर। इसकी राजधानी आपको 2 है, जैसे कि हैदराबाद और अमरावती, ठीक है। तो यहाँ पे हैदराबाद जो है आपको कानूनी है, और जो आपको अमरावती राजधानी है ये आपको वास्तविक है, या फिर कह सकते हैं कि प्रस्तावित राजधानी है। तो बिल्कुल आप इसको ऐसे करके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति
थे। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो फटाफट सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखेंगे कि यहाँ से आपको भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कभी कभी आपको यह भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ से आपको शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के अनुसार यह बहुत ही महान यहाँ पे शिक्षक थे। इन्हीं के याद में यहाँ पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कभी कभी आपको इनका यहाँ पे इनका जन्म भी पूछ लेता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यहाँ पे जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था आपको 5 सितंबर 1888 ईस्वी में। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर देखिए पूछा जाए कि श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से आपको फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करें। तो श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो श्रीलंका को नाम जाना जाता था आपको सिलोन नाम से। यानी कि जो आपको श्रीलंका आज हम लोग जानते हैं इससे पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है निम्न में से किस नदी तट पर गोरखपुर स्थित है। यहाँ से आपको बताना है कि गोरखपुर जो कि आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना है कि गोरखपुर किस नदी पर स्थित है। यहाँ से देख सकते हो ऑप्शन मेंशन किया गया घाघरा, गंडक, राप्ती या फिर सरयू। तो यहाँ से फटाफट आप सभी कैंडिडेट आंसर शेयर करें। जो आपको गोरखपुर स्थित है ये आपको राप्ती नदी पर स्थित है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किया गया बेरूत में, बेथलेहम में, बेबीलोन में या फिर एब्रो में। ईसा मसीह का जन्म हुआ था आपको बेथलेहम में। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ईसा मसीह से संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रख लेते हैं। बहुत सारे एग्जामों में या फिर बिहार ITI के एग्जाम में भी आपको ईसा मसीह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। ईसा मसीह का जो कह सकते हैं इसका पवित्र ग्रंथ कौन सा है, या फिर कह सकते हैं कि ईसा मसीह को जो मानते हैं या फिर ईसाई धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, वो कौन सा है? तो वो आपको बाइबल है। ईसा मसीह का पवित्र चिन्ह क्या है? कभी कभी आपको पूछ जाता है कि ईसा मसीह का पवित्र चिन्ह क्या है। तो ये आपको क्रॉस का चिन्ह यहाँ से ईसा मसीह में पवित्र माना जाता है। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है बौद्ध धर्म को, ठीक है, बौद्ध धर्म को मनाने वाले सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। यानी कि वो कौन सा राज्य है जिस राज्य में आपको बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे अधिक हैं, यही आपको बताना है। यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किया गया बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसके बाद उत्तर प्रदेश। तो बहुत सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन को करते हुए गलती कर बैठते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट इसको बिहार टिक कर देते हैं, क्योंकि जो आपको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये आपको बिहार के गया में हुई थी। और बहुत सारे लोग को लगता है कि यहाँ पे बिहार में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अधिक हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आपको बौद्ध धर्म को मानने वाले सर्वाधिक लोग हैं वो आपको महाराष्ट्र में हैं। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए फिर एक स्टेट का नाम आ चुका है और इस स्टेट से संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर आप सिर्फ 30 या 40 क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन आप बहुत सारा टाइम ले लेते हैं, यानी कि आपको 20 मिनट से 30 मिनट वीडियो का लग जाता है। देखिए मैं आपको सोचता हूं कि बहुत ही आसानी से सारे जो क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको समझ में आए, और यहाँ पे ये ना देखिए कि मैं 30 और 40 क्वेश्चन बता रहा हूं। इससे आप कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर रहे हैं इसको आप देखिए। तो बिल्कुल आप वीडियो को लेंथ को लेकर यहाँ से बिल्कुल परेशान ना हो। जब भी आपको समय मिलता है उसी समय आप इस वीडियो को देखें, लेकिन वीडियो को आपको अच्छी तरह से समझ होना चाहिए, समझ आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो में यहाँ से आपको जल्दी नहीं बताता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, वीडियो कितना भी लंबा हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग महाराष्ट्र के बारे में समझते हैं। महाराष्ट्र की अभी
प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अभी प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम बहुत ही यहाँ पे चर्चित बने हुए हैं। इसके प्रेजेंट टाइम पर महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो वहाँ आपको भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम पर इसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं आपको अजित पवार। बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जिसके बारे में मुख्यमंत्री का नाम न पूछकर आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से आप बिल्कुल उप मुख्यमंत्री का भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है, यानी कि जो आपको वर्षा की अम्लता मापी जाती है किसके द्वारा मापी जाती है यही आपको बताना है। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं वो मेंशन किया गया है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर या फिर पीएच मीटर। तो जो कैंडिडेट इसको पढ़ेंगे तो वो यहाँ से इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं या फिर कह सकते हैं कि यहाँ से ऑप्शन के अनुसार फटाफट बता देंगे। वर्षा की अम्लता मापी जाती है आपको पीएच मीटर के द्वारा, ठीक है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ से देखिए मैंने यहाँ से बता दिया कि आपको पीएच मीटर के द्वारा वर्षा की अम्लता मापी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो दो तीन जो आपको उपकरण बताए गए इनसे भी किसी न किसी चीज़ को मापा जाता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आपको यहाँ पे रियलाइज करना है, अपने माइंड में रिवाइंड करना है कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, एमीटर से क्या मापा जाता है। जिस दिन आप अपने माइंड में ये बातें सोचने लगेंगे तो आपको यहाँ पे जीके जीएस की तैयारी करने के बारे में सोचना ही नहीं होगा, आपकी डेली यहाँ पे इंप्रूवमेंट होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए कंप्यूटर से संबंधित है। यहाँ मेंशन किया गया है कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, यानी कि जो हम लोग टैली जो कैंडिडेट कंप्यूटर यूज़ किए होंगे, जो कैंडिडेट कंप्यूटर सीखे हों उनको टैली के नाम बारे में जानकारी होगी, और जो कैंडिडेट कंप्यूटर के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते हैं तो उनको यहाँ पे समझना जरूरी है कि टैली सॉफ्टवेयर क्या है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको पूछे जाते हैं। तो फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो जो आपको टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ये आपको अकाउंटिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए फिर कंप्यूटर से है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट सभी कैंडिडेट इसका आंसर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो इस क्वेश्चन में फंसेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं। यानी कि आपको क्रमशः पूछा जाएगा जैसे खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। अगर आपको ये मालूम नहीं होगा कि किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं तो बिल्कुल आप इसका राइट आंसर नहीं बता पाएंगे। इसको कैसे बताना होगा, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको पहचानना होगा। तो यहाँ से आपको जो खो खो में खिलाड़ी होते हैं कितने होते हैं, तो यहाँ से आपको खो खो में खिलाड़ी 9 खेलते हैं। यहाँ से क्रमशः बताया गया कि जिस तरह आपको नाम है उसी तरह यहाँ से आपको ऑप्शन में पकड़ना होगा। जिससे कि हमने पता कर लिया खो खो में 9 इसके बाद हम लोग घुमा देते हैं। इसके बाद कबड्डी, तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में आपको 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद हम फिर घुमा दे दिए वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ से आपको वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद मेंशन किया गया बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें आपको 5 खिलाड़ी होते हैं। तो आप यहाँ से आपको पकड़ना है कि किस ऑप्शन में इसको दिया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर आप ऐसे करके याद रखते हैं तो बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है सौरव वर्मा, ठीक है। सौरव वर्मा किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना होगा। यहाँ से खेल से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको किस खेल से कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको किताब से पढ़ना है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं ऐसे। तो फटाफट सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। सौरव वर्मा किस खेल से संबंधित है, सौरव वर्मा आपको बैडमिंटन से संबंधित, ठीक है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड मेंशन किया गया है ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ से आपको बताना है कि ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है। यहाँ से देख सकते हैं आपको ऑप्शन मेंशन किया गया स्नूकर, टेबल टेनिस, गोल्फ या फिर हॉकी। तो जो आपको ज्योति रंधावा है ये आपको गोल्फ से संबंधित है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के।
इस क्वेश्चन को याद करने की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, जो आपको गुरु रंधावा हैं, जो कि आपको सिंगर हैं, पंजाबी सिंगर हैं, उनके नाम से भी आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वही लोग यहाँ पे गोल्फ खेलते हैं, तो उनको नाम के रिलेट करके यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो आपको गुरु रंधावा है वो गोल्फ खेलते हैं, इनका भी आपको जो सरनेम है रंधावा है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है, ये आपको गोल्फ से संबंधित है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी में वनडे वंडरस नाम पुस्तक लिखी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुस्तक से भी संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैंने आपको जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन को मैंने इसमें टच किया है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि आपको बिहार ITI के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको सुनील गावस्कर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। सुनील गावस्कर से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सनी डेज किसने लिखी है, तो सनी डेज भी आपको सुनील गावस्कर ने ही लिखी है, ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है, NCERT का पूर्ण रूप क्या है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट इसका नाम तो सुने होंगे, लेकिन इसका फुल फॉर्म बनाने में यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। NCERT जो कि हम लोग बोर्ड बुक पढ़ते थे 6 से लगाई 8 तक, या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आपको 11th और 12th में भी आपको NCERT का बुक पढ़ते हैं, तो फटाफट आप सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करें कि NCERT का पूर्ण रूप क्या होता है, यहाँ से आपको बताना है। तो NCERT का जो आपको पूर्ण रूप होता है वो आपको होता है आपको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से भी संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट दिवस होंगे, मैं आपको एक एक वीडियो में आपको दो यहाँ पे जो बताऊंगा, यहाँ से आपको रिवाइज हो जाएंगे। दिवस से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको बिहार ITI के एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाए जाते हैं, तो ये आपको मनाए जाते हैं 24 अक्टूबर को, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपको बताना होगा। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें, नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था आपको भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। यहाँ से कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भौतिकी के या फिर फिजिक्स के पिता कौन है, यहाँ से आपको यहाँ पे न्यूटन पर क्लिक करना होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे आइंस्टीन या फिर वगैरह भी क्लिक करते हैं, लेकिन जो आपको मेन भौतिकी के पिता माने जाते हैं वो आपको न्यूटन ही माने जाते हैं, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था, यानी कि पहली बार आपको राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया था, किस वर्ष गाया गया था, यही आपको बताना है। तो सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आपको 1896 ईस्वी में गाया गया था, ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको ये भी पूछ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन कब गाया गया था, तो ये आपको 1911 ईस्वी में आपको कोलकाता अधिवेशन में गाया था आपको राष्ट्रीय गान, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था, तो उसको लिखा था आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने, और यहाँ से वंदे मातरम किसने लिखा था, तो यहाँ से लिखा था आपको बंकिम चटर्जी, ठीक है, यहाँ से नाम बोलने में मुझे दिक्कत आ रही है, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं, और आपको कमेंट करके आपको बताना है कि 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, ताकि मुझे मालूम चलता कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और इस वीडियो को अपन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझे कमेंट करते रहते हैं कि सर इसका लाइव क्लास लाइए, तो बिल्कुल आपकी लाइव क्लास आ चुका है डेली, या फिर कर सकते हैं कि 1-2 या फिर 1 या 2 दिन के बीच यहाँ से आपको गैप डालकर आपको क्लास लिए जाएंगे। मैं आपको कोशिश करूँगा कि डेली यहाँ पर क्लास लिए जाएंगे 9 से 10 के बीच, मेरी यहाँ प्रयास रहेगी। हो सकता है कभी कभी गैप भी हो सकता है, तो बिल्कुल आप यहाँ से अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।